जनिए तमाम बातें। 1997 से 98 में एशिया में वित्तीय संकट का दौर आया, जब थाईलैंड ने अपनी मुद्रा बाट को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय के लिए खुला छोड़ दिया। इससे करेंसी का लगातार अवमूल्यन शुरू हुआ और देखते ही देखते इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे पड़ोसी देश भी इसकी जद में आए। ये मुद्रा संकट रूस और ब्राजील तक फैल गया और इसने वैश्विक मुद्रा संकट का रूप ले लिया। इस संकट के बाद 1999 में जी 20 का गठन एक अनौपचारिक फोरम के तौर पर किया गया। मकसद था कि दुनिया की सबसे अहम औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता को लेकर विचार विमर्श हो और आपस में समन्वय बने। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद जी 20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। 2009 आते आते ये तय हुआ कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट से निपटना राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर ही संभव होगा। इसके लिए जी 20 देशों के प्रमुखों का नियमित रूप से मिलते रहना जरूरी माना गया। इस तरह से जी 20 दुनिया के वित्तीय संकटों के निपटने का अहम फोरम बन गया। इस तरह से जी 20 की पहली बैठक साल 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। 2008 से जी 20 की बैठक हर साल होने लगी। हर साल इसकी अध्यक्षता जी 20 का एक सदस्य देश करता है, फिर वो दूसरे सदस्य देश को सौंप देता है। जैसे इंडोनेशिया ने पिछले साल 2022 में भारत को 18वें जी 20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता सौंपी। इस साल 2023 में भारत ब्राजील को अध्यक्षता सौंपेगा। जी 20 के इस ग्रुप में 19 देश हैं और साथ में यूरोपीय यूनियन है। 19 सदस्य देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और अमेरिका। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश जी 20 के सदस्य देशों के अलावा दूसरे कई और देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जी 20 की बैठकों और शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि के तौर पर आमंत्रित करता है। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन जी 20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। स्पेन स्थायी अतिथि हैं, जो हर साल आमंत्रित होते हैं। इस साल जी 20 की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत ने 9 देशों को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है। ये देश है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। जी 20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका यानी एक तिकड़ी से तय होता है। इसमें पिछले, वर्तमान और भविष्य के अध्यक्ष देश शामिल होते हैं। इसे ही ट्रोइका कहते हैं। जैसे इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया जो पिछली बार अध्यक्ष था, भारत जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और ब्राजील जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों देश शामिल है। दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा जी 20 देशों का है। वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। साथ ही जी 20 देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। जी 20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। हर साल जी 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक से पहले मंत्री और अधिकारी स्तर की बहुत सी बैठक होती है, जैसे कि इस साल भारत के 60 शहरों में 200 बैठकें हुई। मंत्री स्तर की बैठकों में भी जो सहमति बनती है, शिखर बैठक में उस पर अंतिम सहमति और मुहर लगाने का काम होता है। भारत ने राष्ट्रीय फूल कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया है और संस्कृत की सूक्ति वसुधैव कुटुम्बकम को थीम निर्धारित किया।
इस शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र होंगे। इस लोगों के साथ ही देश का नाम भारत भी लिखा है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन और न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य पहुंच जैसे विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। G20 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग शामिल होने भारत आ रहे हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 में नहीं रहेंगे। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव मौजूद होंगे। G20 के राष्ट्र प्रमुख तो साल में एक बार और वो भी कुछ घंटों के लिए मिलते हैं, लेकिन उनका एक विशेष प्रतिनिधि होता है जिसे G20 शेर्पा कहते हैं। शेर्पा दरअसल उस समुदाय के लोगों को कहते हैं जो पर्वतारोहियों के सामान को लेकर साथ चलते हैं और उनका काम आसान करते हैं। G20 के शेर्पा भी अपने अपने राष्ट्राध्यक्षों का काम आसान करते हैं। सभी सदस्य देशों के शेर्पा बैठकों के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। शिखर बैठक से ठीक पहले हरियाणा के नूंह में G20 शेर्पाओं की मैराथन बैठक में अलग मुद्दों पर सहमतियों को अंतिम रूप दिया गया। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, इसलिए इसका कोई मुख्यालय नहीं है। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। बैठक के अंत में G20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है। G20 को कोविड-19 महामारी की चुनौती, 2008 का वित्तीय संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सीरिया के गृहयुद्ध जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। यूक्रेन रूस युद्ध और इसकी वजह से ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में आई गड़बड़ी इसके सामने मौजूदा चुनौती है। यूक्रेन युद्ध की वजह से G20 दो खेमों में बंटा नजर आता है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश है, तो दूसरी तरफ खुद रूस और चीन जैसे देश, जहां अमेरिका खुले तौर पर कह रहा है कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। वहीं रूस की दलील है कि G20 आर्थिक फोरम है और इसका फोकस आर्थिक सहयोग पर ही रहना चाहिए। जियोपॉलिटिकल और युद्ध जैसे मुद्दे को इससे अलग रखना चाहिए। G20 का जन्म आर्थिक चुनौतियों से लड़ने के लिए हुआ था। इस बार जो भारत ने मुख्य आर्थिक एजेंडा तय किया है, वह भारी कर्ज में फंसे देशों की समस्याओं को सुलझाने का है। दुनिया में कई देश डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल जैसे आर्थिक संकट पर में फंसे हैं। दुनिया में विश्व बैंक और IMF के से भी बड़ा अब चीन बन गया है, जो सबसे ज्यादा कर्ज बांटता है। IMF के अनुसार अफ्रीका के 40 देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें से 20 देशों को चीन ने कर्ज दिया है। इसके अलावा हमने श्रीलंका को डिफॉल्ट होते हुए देखा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है और भी कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अगर ये देश आर्थिक रूप से बेहतर होंगे तो विश्व को प्रगति करने में आसानी होगी, जिसका लाभ हर देश को मिलेगा। BNT की खास पेशकश।